बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरेगा। और अच्छे तरीके से कैसे गुजरेगा? अगर आपको मौसम जो है वो पूरा दिन सपोर्ट करेगा। और दूसरी जानिब स्टूडेंट्स थोड़े से आज तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हैं, नर्वस भी हैं, कन्फ्यूज़ भी हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी हैं जिन्होंने तैयारी की है। मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं जी, तो गुड लक उन सब बच्चों के लिए। आई रियली होप कि आपका पेपर जो है वो अच्छा होगा। 1 मार्च से शुरू होंगे और अब तैयारियों के लिए थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है। तो जो लोग बच्चे नर्वस हैं, जो कंफ्यूज हैं, वो तैयारी पकड़ लें। और कहते हैं ना कि आखिरी दिनों की तैयारी जो है वो बहुत जोरों पर चल रही होती है। आधी आधी रात तक जाके बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। जो सारा साल आपने गैप छोड़ा था, अब उसको पूरा करने का वक्त आ गया है और खूब दिल लगाकर तैयारी करें। मौसम कैसा रहेगा आज सारा दिन, ये आपको बताते चले। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 13 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 17 और 9 बजे 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जी अब बात करते हैं बाहर मौसम कैसा है और इस वक्त सूरत हाल क्या है। हाफिज तौसीफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। तौसीफ बताइएगा, बाहर हल्की हल्की धूप भी है लेकिन ठंडी हवा चल रही है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है, अगली बारिश कब होगी? जी बिल्कुल सिमल हाशमी, अगर हम मौसम की बात करें तो जो सूरज है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और चारों तरफ अपनी किरणें बिखेर रहा है। और सर्दी की ख़ास बात ये होती है कि सर्दियों में जब भी सूरज निकलता है तो लोग उस धूप को भी एंजॉय करते हैं सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए। इससे पहले हमने देखा कि मौसम सर्द था और मतला बर आलूद था, बारिशें भी हो रही थी, सर्द हवाएं भी चल रही थी। उससे मौसम काफ़ी जो था वो सर्द था और जो लोग थे वो काफ़ी उन्होंने मौसम भी इंजॉय किया। ये नहीं कि सिर्फ मतला बर आलूद हो और बारिश हो रही हो लोग इंजॉय करते हैं, साथ साथ धूप को भी इंजॉय करते हैं। तो आज धूप जो सूरज है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और लोग धूप भी साथ साथ सेक रहे हैं। टेम्परेचर की बात करें, हमने देखा पिछले दिनों जो बारिश हुई है और मतला बर आलूद रहा है और सर्द हवाएं चली हैं, उससे टेम्परेचर ज़रूर काफ़ी हद तक नीचे आ गया है। पहले टेम्परेचर जो कम से कम रह रहा था वो 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा था और मैक्सिमम जो था वो 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा था। जिस तरीके से आपने भी टेम्परेचर की बात की, अगर हम बात करें आज के टेम्परेचर की तो कम से कम टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि 4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो नीचे आया है कम से कम। हाँ। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज जाने का इम्कान है। जैसा कि आपने कहा कि आज धूप रहेगी तो इसका मतलब माल्टे वालों की अच्छी बिक्री हो जाएगी। शहरी आज जो है वो धूप में बैठ के माल्टे खा सकते हैं। जी बिल्कुल सिमल हाशमी, धूप रहेगी और धूप में बैठ के ना सिर्फ नाश्ता कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ माल्टों का बड़ा वो भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कीनू का सीज़न सर्दियों में आता है और लोग जो कीनू है वो इस्तेमाल करते हैं धूप के अंदर। और जब धूप के अंदर कीनू को इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मज़ा जो है वो मज़ीद दुबाला हो जाता है। तो लोग जो हैं वो आज धूप के अंदर ना सिर्फ चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि माल्टे खा सकते हैं, फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस धूप के अंदर। तो इसके साथ साथ महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश का इम्कान फ़िलहाल शहर के अंदर अभी नज़र नहीं आ रहा। 2 रोज़ तक मौसम इसी तरीके से खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा और फरवरी के आखिर तक इसी तरीके से मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहेगा। एंड ऑफ फरवरी। और बहुत शुक्रिया हाफिज तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हमारे पास इवेंट है जी, रीडिंग एंड राइटिंग आवर्स होने जा रहा है द लास्ट वर्ल्ड में 37A2 मियां महमूद कसूरी रोड, गुलबर्ग 3 इसका वेन्यू है और टाइमिंग है सुबह 11 बजे। और अब आज के टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली से 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी, गुलबर्ग ता गुलशन रावी 32 अरब से एलोवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रवायती फ्लेक्स की जगह अब तशहीर के लिए डिजिटल स्टीमर्स लगाए जाएंगे। तीसरी जमात के बाद कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाया जाएगा। और आखिरी टॉप स्टोरी, शाही कला की 96 करोड़ 40 लाख से तामीर और मुरम्मत होगी, PC1 तैयार।
ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स जुनेद रियाज और अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। स्टोरी गुलबर्ग ता गुलशन रावी 32 अरब से एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारियां जो हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस हामिद याकूब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी भी बनी है जो इसको मंजूर करेगी। पंजाब बैंक लोन देगा। ये LDA के माली ज़राए से मुकम्मल तौर पर इसको जामिया मुकम्मल तजावीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की जाएंगी कि पंजाब बैंक इसमें इन्वॉल्व होगा, कितनी फंडिंग जो है वो LDA की तरफ से की जाएगी। जुनेद आपसे शुरू करेंगे, ये एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। जी, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है 32 अरब रुपए की लागत से, तो असल में मसला ये है कि लाहौर जो है वो प्लान्ड सिटी नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो अक्सर औकात जैम रहता है। अगर किसी एक रोड के ऊपर अगर माल रोड पर ट्रैफिक जैम हो जाए तो आपका जो कैनाल रोड है वो सारा ब्लॉक हो जाता है। तो इसी तरह ये सूरत हाल है। पहले समझने की ज़रूरत है, पहले हमें ट्रैफिक के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। और जो एलिवेटेड वे है जो नाले के ऊपर, अब इस पर काम भी शुरू हो गया है शादमान में, तो इससे मतलब ट्रैफिक मसाइल तो कम होंगे, लेकिन इसको प्लान तरीके से जो है इसको बनाने की ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे अकमल सोमरू इस पर? देखिए, बुनियादी तौर पर लाहौर में इस वक्त जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और जो अफसरशाही है और उसके बाद हुकूमत पंजाब के जो मुशीरान हैं वो वक्तन फ़वक्तन नए नए मशवरे पैदा करते रहते हैं और फिर उन नए मशवरों पर अमल दरामद की कोशिश होती है। और ये कोई नया मंसूबा नहीं है, इस पर बड़े अरसे से गौर व फिक्र हो रहा है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। अब इनिशियल तजवीज़ तो ये थी कि LDA जो है वो अपने जो कैपिटल है उसके ज़रिए से इसको बनाएगा और 32 अरब रुपये खर्च करेगा। जब LDA के सारे हुकाम वाला बैठे वज़ीर के साथ तो LDA ने साफ इनकार कर दिया कि हम इतनी बड़ी रकम जो है वो डायरेक्ट खुद इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए वज़ीर आला पंजाब ने 3 जो है वो ऑप्शंस दिए हैं और कमेटी मुरतब की कि ये 3 ऑप्शंस पर या PP मॉड कर लें या फिर पंजाब बैंक से लोन ले लें और या फिर LDA जो है ना वो अपने कुछ माली ज़राए इस्तेमाल करें और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। अब बात यह है कि आप एक सड़क के किनारे दूसरी तरफ जो है आप एक एलिवेटेड सड़क बना देते हैं और उसका मकसद ये है कि अगर वो लोग जिनको जल्दी है तो वो उस रोड पर चढ़ के टैक्स भर के आप एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से निकल जाएं। तो बात यह है कि रोड्स के ऊपर इस वक्त जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, अगर कोई उस पर नहीं चढ़ता तो वो तो वहाँ पे जगह घेर लेगा ना। जब वो वहाँ पे जगह घेर लेगा सड़क आपकी और छोटी हो जाएगी तो आपकी मेजॉरिटी ट्रैफिक मेरे ज़हन में आ रहा है कि हमने शहर में सिग्नल फ्री कॉरिडोर पहले नहीं सुना था कि क्या होते हैं। बाहर देखे थे आपने अरबों रुपए लगा के सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया, लेकिन ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो जेल रोड का पूरा मेन बुलेवार्ड और जेल रोड को कैसे करता है, इतनी ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गई, इतना ट्रैफिक का प्रेशर होना शुरू हो गया कि हमें लगा कि शायद सिग्नल फ्री कॉरिडोर यही होता है कि आप ट्रैफिक का दबाव बढ़ा दो, आप उस तरफ चले जाओ ना। अब एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे आ रहा है, कॉन्सेप्ट कुछ और है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी में लाहौर में आएगा तो मुझे लगता है ये भी ट्रैफिक से भरा हुआ होगा क्योंकि इनकी मैनेजमेंट बहुत वीक है। ये ज्यादा मसाइल पैदा करेगा असल में ना। दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। इस वक्त लाहौर में जो सबसे बड़ा इशू है ना वो है ट्रैफिक में इजाफा, ट्रैफिक के दबाव और जैम, प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है गाड़ियों का। अच्छा, ट्रैफिक क्यों बढ़ रही है उसमें बराह रास्त बैंक जिम्मेदार है। बैंक धड़ाधड़ गाड़ियां देते रहे पिछले 10-15 साल से। आप 20,000 रुपये आपकी जेब में है, लाख रुपए आपकी जेब में है, 2 लाख जेब में है, बैंक को पकड़ाएं, नई गाड़ी लें, रोड पे आ जाएं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपने अल्टरनेट अरेंज नहीं किया। आपको पूरा कैनाल रोड देख लें, अगर वहाँ पर 1,000 गाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर 2 आपको पब्लिक बसें नज़र आएंगी सिर्फ, बाकी आपको सारी प्राइवेट गाड़ी नज़र आएंगी। आप माल रोड पर चले जाएं वहाँ पर ये सूरत हाल है, आप गुलबर्ग की तरफ चले जाएं वहाँ पर ये सूरत हाल है, आप जेल रोड पर आ जाएं वहाँ पर ये सूरत हाल है, आप अल्लामा इकबाल रोड पर चले जाएं वहाँ पर ये सूरत हाल है। तो आप जब तक प्राइवेट ट्रैफिक कुल करने का मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, आप जितने मर्जी ये अरबों रुपये ज़ाया करने के मुतरादिफ है, इससे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। सिग्नल फ्री कॉरिडोर की आपने बात की, मंसूबा था, क्या छुटकारा मिल गया? आप देखिए अरबों रुपए लगाकर भी आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सके। पर अगर चले जाएं तो वहां पे ट्रैफिक, अच्छा ट्रैफिक क्यों, आप करीब ब्लॉक मसला ये है आपने पूरी फिरोजपुर रोड को रिस्ट्रक्चर किया, आपने उसमें पुल बना दिया, आपने सड़कें दोबारा बना दी, ट्रैफिक का मसला वहीं का वहीं मौजूद है। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। हम बात कर रहे थे 32 अरब रुपए से जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। प्लानिंग के ऊपर मुझे कुछ डाउट लग रहा है और मैंने जितने इनके मंसूबे देखे हैं हैवी बजटेड मंसूबे,
वो हवाले से हमेशा कहीं ना कहीं ख़राब और नाकाम हुए हैं। तो क्या इसके लिए अपनी गलतियों से सीखेगी हुकूमत? एलडी अगर इन्वॉल्व हो रहा है या पंजाब बैंक लोन दे रहा है, तो जो प्लानिंग कर रहे हैं और जो इस हवाले से जो अब तजावीज़ दी जा रही हैं, क्या उस पर एक्चुअली जो फैक्ट्स हैं, ग्राउंड रियलिटी देखी जाएगी कि ये फिजिबल है भी या नहीं, किस तरीके से इसको बनाया जाएगा? सिमल फिजिबल हो या ना हो, 32 अरब का मंसूबा है और पंजाब हुकूमत के 32 ही मुशीरान हैं और वो 32 मुशीरान हर इजलास में होते हैं। वो चाहे इजलास फाइनेंस पर हो, वो चाहे इजलास सिक्योरिटी पर हो, वो इजलास चाहे तालीम पर हो, वो बंदे फिक्स हैं। मज़ीद एडिशन हो जाएगी, उसमें मुतलका महकमे के लोग आ जाएंगे, अफराद बढ़ जाएंगे। यही अफराद हुकूमत पंजाब को मशावरत देने वाले हैं, यही अफराद हुकूमत पंजाब को नई नई तजावीज़ देने वाले हैं, यही अफराद वज़ीर आला पंजाब के गिर्द घेरा तंग करके बैठे हुए हैं और उसको किसी भी कीमत पर उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये इन्हीं की तजावीज़ होती हैं, यहीं से इनिशिएट होती हैं, यही उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। इनके क्या क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं। देखें ना, मेरी बात सुने, नॉन इलेक्टेड रोड हैं, ना ये एमपी हैं, ना ये एमएनए हैं, ना ये नाजिम है, ना इनको किसी ने इलेक्ट किया, ना कोई किसी ने इसको अथॉरिटी दी, लेकिन वो मुशीरान की फहरिस्त में हैं। वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर बैठ के फैसले कराते हैं, वहाँ पर बैठ के उनका दिल चाहता है वज़ीर आला पंजाब को जो है ना वो इस तरह से घेरा तंग कर लेते हैं। इनका दिल चाहता है मंसूबे अप्रूव करा लेते हैं, इनका दिल चाहता है मंसूबे रिजेक्ट करा देते हैं। वज़ीर आला पंजाब को मुसलसल ये फीड कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि इन मुशीरान से भी तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये फेस नहीं है, ना ये फेस है, ना ये इलेक्टेड मेंबर हैं और ना चले देखते हैं। अभी तो तजावीज़ दी जा रही है इस मंसूबे की, अगर बात करें, स्टोरी की बात करें, तो अभी तो तजावीज़ दी जा रही है। आप जब इस मंसूबे पे पिछले कई महीनों से, बल्कि इसको साल से भी ज्यादा हो गया, इस पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो ये तजवीज़ वहीं से इनिशिएट हुई है ना। आप एक रोड मिसाल के तौर पर एक कहते हैं जी हम एम आलम रोड पर और गुलबर्ग पर बनाएंगे, वहां पर आप जब एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो सड़क बाकी कहाँ रहेगी? आप सड़क को मजीद कंजेस्टेड कर रहे हैं या अगर आप बनाने के लिए फिर आपको मजीद जगह कोई अगर आप रखते हैं 20 रुपए टैक्स है, मिसाल के तौर पर आप रखते हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप 32 अरब रुपए खर्च करें, अगर लाहौर की ट्रैफिक कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये 32 अरब जो है वो सुपर्ब होनी चाहिए। फिर प्लानिंग का फॉल्ट जो है 32 अरब अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगा दें, आप एक्सपेरिमेंट करें। ये 32 अरब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर लगा दे, नई बसें खरीद लें, उन बसों को ले आए रोड्स पर और उसके बाद प्राइवेट ट्रैफिक को कंट्रोल कर लें, तो आप देखिएगा कि इससे सर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर कर दें तो आपकी प्राइवेट ट्रैफिक बहुत हद तक प्राइवेट ट्रैफिक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज दें, लोग गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके पास रोड्स तो वही है ना, अभी ट्रैफिक का ये ट्रैफिक को कंट्रोल करें ना, गाड़ियों को कंट्रोल करें। जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हम एक्सप्रेस एलिवेटेड मंसूबे की बात कर रहे थे। अकमल सोमनी ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। जुनेद, मैं आपसे चाहूंगी कि आप किस तरह सम अप करेंगे इसको? यकीनन इसको बनना चाहिए और बन के जो ट्रैफिक के मसाइल हैं इसको देखना होगा कि हल होगा नहीं। अभी तो ये प्लान है, अभी इसको बनने में टाइम लगेगा और इस पर इन्वेस्टमेंट ठीक है। बाकी जहाँ पर सड़कें बनी हैं इसको भी बनाना चाहिए और मजीद जो है इसको लाहौर नहीं, अभी शुरू में तो आप कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, ये मंसूबा ठीक नहीं है ना कि ना बनाए। एक पॉजिटिव क्यों नहीं कह सकते? नहीं, क्यों नहीं कह सकते ना बनाए? मैं वो हदीस है, वो हदीस है। चले अभी तो तजावीज़ पेश की जा रही है, देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं और क्या उसकी प्लानिंग की जाती है। बिल्कुल सही। अभी तो देखना है कि आइंदा आगे इसमें क्या तब्दीलियां आती हैं, किस तरीके से इसको फिजिबल बनाया जाता है। अगली खबर हमारी, रवायती फ्लेक्स की जगह अब तशहीर के लिए डिजिटल स्टीमर्स लगाए जाएंगे और 23 मार्च तक अमल दरामद की डेडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अगली खबर, जैसा कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता रही थी कि रवायती फ्लेक्स की जगह अब जो डिजिटल स्टीमर्स हैं वो लगाए जाएंगे तशहीर के लिए और 23 मार्च तक की डेडलाइन भी दे दी गई है। जी जुनेद, क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो रवायती बोर्ड्स थे, जिस तरह ऊट पटांग किस्म के भी आ जाते हैं, आमल बाबा और इस किस्म के जो आपको इश्तिहारात मिलते हैं कि जी इलाज करवाएं और इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, तो इस किस्म के जो रवायती इश्तिहारात हैं ये यकीनन ख़त्म होने चाहिए। और डिजिटल बोर्ड से पूरी दुनिया में जो है डिजिटल बोर्ड्स हैं वो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे जो है एक आम आदमी के घर में पंखा नहीं चल रहा, बिजली इससे कम हो जाएगी। तो चाहिए ये कि अगर कोई प्लाज़ा बनाता है या कोई दुकान बनाता है तो अगर 2 करोड़ रुपए का
दुकान खरीदता है तो उसे चाहिए कि वो सोलर पैनल भी जो है अपनी दुकान के ऊपर वो तो लगाए। जाहिर है जब प्लानिंग करेंगे तो और सोलर पैनल से जो है वो पे जो है वो कन्वर्ट भी किया जाएगा, लेकिन खूबसूरती बढ़ जाती है इससे शहर की। और जो रवायती बैनर्स और जो फ्लेक्सेस लगाई जाती हैं, जब बारिश होती है, हवा चलती है, आंधी आती है, तो वो किस तरह सड़क पर बिखर जाते हैं, फिर वो कहीं तारों में भी अट जाते हैं, बिजली चली जाती है। तो आई थिंक ये बड़ा मतलब शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। अकमल, आप क्या कहेंगे इस पर? बादशाह सलामत का मंसूबा है जी, बादशाह सलामत का मंसूबा सर आंखों पर, हम क्या कह सकते हैं। बात यह है उनके मन में आया कि अब रोशनियाँ होनी चाहिए और रोशनियाँ जो है वो खूबसूरती का बायस होती हैं, तो ठीक है वो रोशनी करने चलें। और वो कंपनी जो ज़ाहिर बात है मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, वो ऑब्वियसली वही इतने महंगे महंगे इश्तिहारात देंगी इस तरह के डिजिटल स्ट्रीमर्स के ऊपर। दूसरी बात यह है कि शहर की खूबसूरती शहर की कल्चरल प्लेसेस होती हैं, शहर की खूबसूरती शहर की हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, उनको प्रिजर्व करना होता है, वो होता है। ये आप एक सड़क के ऊपर लगा दें, सड़क के किनारों पे लगा दें, साइडों पर लगा दें, ठीक है। जब आप यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वहाँ पर तो पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट वहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट सिस्टम शुरू होगा तो बिजनेस डेवलपमेंट भी तो होगी ना। जब लोग इसको अडॉप्ट करेंगे तो बिजनेस डेवलपमेंट भी तो होगी, बहुत ज्यादा बिजनेस होगा जी। यहाँ पर स्टीमर्स लगेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, नया रोजगार पैदा होगा, नई इंडस्ट्री पैदा होगी, इंडस्ट्री के अंदर नई खपत होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे और बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने जा रही है। बहुत अच्छी बातें लगाएं जी, बादशाह सलामत। यानी कि आप मुझे लगता है आप शायद फिर टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं, टेक्नोलॉजी के आप ये भी तो देखें ना, फायदा कितना होगा, उन बैनर से नुकसान कितना होता है, किस तरीके से वो बिखर जाते हैं, तारें टूट जाती हैं, फीडर्स के ऊपर गिर जाता है। आप उसको लिंक कर रहे हैं खूबसूरती के साथ। मैं खूबसूरती कह रहा हूं कि शहर की तारीखी इमारत खूबसूरत। चलें, तारीखी इमारत की आपने बात की, क्या खूबसूरत बात की आपने। जुनैद, आपकी तरफ भी मैं आऊंगी, लेकिन क्या खूबसूरत की बात की आपने। अगली खबर मेरी उसी पर है। शाही किला के तज़ीन और आइश के लिए भी मंजूरी दे दी गई है और बजट अप्रूव हो चुका है। इस पर बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे शहर की खूबसूरती की और अकमल ने उसको लिंक किया था कि तारीखी इमारत और तारीखी जो विरसा है हमारा, वो असल शहर की खूबसूरती है। तो उसको बहाल करने के लिए भी अब तामीर मुरम्मत के लिए PC1 तैयार कर लिया गया है जी। 96 करोड़ 40 लाख रुपए से शाही कला की तामीर मुरम्मत होगी जी। जुनैद, आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि अगर आप डिजिटल बोर्ड्स को जो है वो तारीखी इमारत के साथ लिंक कर दें, क्या वो डिजिटल बोर्ड जो है वो तारीखी इमारत के ऊपर लगने हैं, तो वो एक खूबसूरती के पैरामीटर के ऊपर उन्होंने बात की थी। लेकिन आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि वो एक अलग चीज़ है, उसका एक अलग क्रिज्मा है और ये इनोवेशन को शो करता है, ये टेक्नोलॉजी को और जिद्दत को शो करता है। लेकिन तज़ीनो आराइश अगर आप कर रहे हैं, उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, मतलब 40 लाख रुपए करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो यकीनन इस बात को यकीनी तौर पर बनाना चाहिए कि आलमी मेयार के मुताबिक हो। ये ना हो कि वो जो उसकी तज़ीन और आइश की जाए वो नए मेयार के मुताबिक कर दी जाए और पुरानी जो उसकी तारीखी विरसा है वो ख़त्म हो जाए। अकमल, आप क्या कहोगे? अभी आप बात कर रहे थे और जुनैद ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि जो शहर तारीखी होते हैं, क्या वो मॉडर्निज्म की तरफ नहीं जाते? तारीख की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन आप दुनिया के साथ जब कम्पीट करते हैं तो मॉडर्निज्म को पीछे नहीं छोड़ सकते। देखें आप, मॉडर्निज्म क्या, हमारा शाही किला जो है वो मॉडर्निज्म की मिसाल नहीं है? बिल्कुल है। क्या वहाँ पर, एक मिनट बात सुना ना, क्या उसकी हमारा उसकी तारीख जो है वो मॉडर्न दुनिया को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं करती? क्या उसका जो आर्किटेक्ट है वो क्या आज भी नए इंजीनियर्स और नए आर्किटेक्चर की आंखें नहीं खोलता? तो बात यह है कि उसको प्रिजर्व ना करें आप। तो उसका जो मंसूबा तैयार किया गया है उसके अंदर, उस इमारत के अंदर, शाही किले के अंदर जो अहम तरीन इमारत हैं उनको प्रिजर्व करना, ये इतना बड़ा टास्क है। ये तो इनको आज से 20-30 साल पहले शुरू करना चाहिए था। और देर आए दुरुस्त आए वाली बात ही चले हम मान लेते हैं, इसको तो टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। लाहौर जहां हम बैठे हैं ये लाहौर नहीं है, लाहौर अंदरून लाहौर है। किसी भी शहर को आपने देखना होता है तो आप लाहौर डाउनटाउन की आपका तरफ ओल्ड जाते सिटी हो है और डाउनटाउन हमारा जो है। इस वक्त जो उसकी हालत है ना, वो आप लाहौरी भी जानते हैं और जो पेरिफेरी में रहने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं, और पाकिस्तान कि वो लोग जिनको तारीख से मोहब्बत और प्यार लेकिन है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है तो जो कि मैं आप बात कर रहा सिर्फ था ना, तारीख को ही देखो इम्पोर्टेंस दे दें, मैंने जो उसकी बात की बहुत है ना, अहमियत है। आई एग्री विद यू, मेरी लेकिन बात आप उसी सुने, तरफ दुनिया के साथ जब चलना होता है तो आपको इनोवेशन की तरफ जाना पड़ता है। आप इश्तिहार किसको देंगे? महंगा इश्तिहार लगाएंगी आपकी लोकल कंपनीज? क्यों नहीं लगाएंगी? क्यों लगाएंगी? वो पैसे नहीं बढ़ेंगे इश्तिहारात, और तो इश्तिहारात की मद में आपकी होती है ना, इश्तिहार का पैसा कहां से लिया जाता है? इश्तिहार का पैसा कंज्यूमर की जेब से नहीं निकाला जाता है ना,
टैक्स की जेब में से निकाला जाता है, तो आप प्रोडक्ट्स की कीमतें तो इसका बढ़ाएंगे। मतलब कि फिर आप इसका मैं मतलब फिर उस आप बात दुनिया के से कम्पीट खिलाफ करना नहीं शुरू है। कर दें। इसका मतलब दुनिया में सार्फिन के साथ ज्यादती हो रही है कि गलत उनसे कर रहे हैं, आप उसकी एंगलिंग गलत कर रहे हैं, इसका आप उसको मतलब जोड़ ये है रहे कि हैं अगर इश्तिहार में खूबसूरती तो के प्राइम टाइम साथ, के आप बाद आप उसको इश्तिहार जोड़ ना रहे दें, हैं। और वहाँ तो पर ठीक महंगा है टाइम भाई, चले, ये लेकिन बहस तो मेरे ख्याल से आप चलती रहेगी, आइडियलिज्म लेकिन का टाइम शिकार मेरे क्यों पास हो रहे हैं बिल्कुल वहाँ खत्म पर? हो गया। बहुत जो शुक्रिया। चीज बचानी चाहिए वो आप मैं बचा नहीं चाहती रहे। थी कि ये और बहस कंटिन्यू रहे, अब लेकिन जो है लगभग उसी टाइम तरफ खत्म हो तवज्जो गया। दे रहे बहुत हैं। शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़न, आज हम एक ऐसे ग्रुप की बात करेंगे जो 1974 से हमारी इंडस्ट्री में हमारे मुल्क के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, सकाफत को प्रमोट करने के लिए, यंग टैलेंट को सामने लाने के लिए और एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में मशहूर करने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उसने बहुत किरदार अदा किया है और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है। थिएटर इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें एक अलग से एक नया ट्रेंड जो है वो सेट किया, जिसमें यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करके एक नई दुनिया जो है वो बसा दी। फिर अगर हम सूफीज़म की बात करें तो उसको बहुत प्रमोट किया। हम बात करें अगर यंग टैलेंट को सामने लाने की और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, तो उसके लिए बहुत काम किया। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ रफ़ी पीर थिएटर ग्रुप की, जो 1974 से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के कल्चर के लिए बहुत काम कर रहा है। और 2008 में जब सिटी 42 आया तो हमने देखा कि लाहौरियों के लिए ये ग्रुप जो है वो बहुत काम कर रहा है, लाहौरियों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लाहौरियों को प्लेटफॉर्म दे रहा है और उनके लिए एक नई दुनिया बसाता है। तो क्यों ना उसके साथ इश्तराक किया जाए और लाहौरियों की उस खुशी में हम भी शामिल हो गए। और इस साल भी जो सूफ़ी फेस्टिवल होने जा रहा है, सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। मिस्टिक म्यूज़िक फेस्टिवल, जो सूफ़ी फेस्टिवल है 2017, ये होने जा रहा है और इसमें एक दफ़ा फिर से लाहौरी इन्वॉल्व होंगे, झूम उठेंगे और सूफ़ीज़म को जो प्रमोशन मिल रही है और जिस तरीके से लाहौर के सकाफत और कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसी ग्रुप और इसी ख़ानदान के एक सितारे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म मेकर हैं, ड्रामा मेकर हैं। और जितनी मैं तारीफ़ें करूं तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम इसी में निकल जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान पीरज़ादा साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच। मुझे अल्फाज कम लग रहे थे और चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मैं बयान कर सकूं कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है कि कल्चर और सकाफत के लिए, लाहौरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जितना काम किया है आपके ख़ानदान ने और आपने। बस ये आपने तो बहुत सारी तारीफ़ कर दी। शायद हमें और कोई काम आता नहीं था प्रोबेबली, बट आई थिंक रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप को जब 1974 में हमने शुरू किया तो दैट वाज द ईयर हमारे वालिद साहब, जो कि मॉडर्न ड्रामे के बानी सब कॉन्टिनेंट में गर्दाने जाते हैं, जी जी, उनकी वफ़ात हुई थी। सो उनके जाने के बाद हमने रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप को शुरू किया और इसके अगराज़ व मकासद जो थे वो बेसिकली ये थे कि हमने अपने कल्चर को, जो हमारी रूट्स हैं, अपनी तहज़ीब को उसमें आके काम करना है, उसको प्रमोट करना है। तो सूफ़ी अंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जज्ब है, ख़ास तौर पर हमारे इस खित्ते की गिफ्ट है। सूफ़ी थॉट जो है वो आपको पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में मिलता है। आपको दुनिया भर में जो ममालिक, बड़े ममालिक जो हैं, आप सीरिया ले लें, आप इजिप्ट ले लें, आप नाम लें कौन से इस्लामी मुल्क में सूफियाना कलाम या सूफ़ी ट्रेडिशंस का जो है वो काम नहीं हो रहा। टर्की को ले लें आप, जहाँ पे डांसिंग विरलिंग दरवेशेस होते हैं, और कुनिया जो शहर है जहाँ से मौलाना रूम ने अपनी ज़िंदगी या हमें इस सफ़र में अपने साथ लाए, जिसमें हमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि सूफ़ी थॉट क्या है। बिल्कुल। पाकिस्तान की ज़मीन जो है, बल्कि मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तब जब सूफिया कराम यहाँ पे आना शुरू हुए, वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए और उन्होंने आकर अपने आप को जिन इलाकों में आके वो बसे या ठहरे, वहाँ की फ़ोकलोर को उन्होंने समझा, वहाँ के लोगों को समझा और अपने मोहब्बत का पैगाम, उन्हीं की कहानी को फिर से लिख के उनको पेश करके दिया। जिस तरह आपको मिसाल मिलती है कि हीर जो है, हीर बहुत सारी हीरें मौजूद थीं, लिखी गई थीं, ट्रेडिशन थी, उसके बारे में बात होती थी, ड्रामे होते थे, लेकिन जब वारिस शाह ने उसको
लिखा उसका तो रंग ही आप कुछ और पुरानी था। सारी हीरो को भूल गए, उसको हाँ। आप आज कहते हैं हीर वारिस शाह। सो इस तरह इस ट्रेडिशन से, जो कि पंजाब की ट्रेडिशन है, जो कि सिंध की ट्रेडिशन है, जो कि बलूचिस्तान की ट्रेडिशन है, खैबर पख्तूनख्वा की ट्रेडिशन है, हमारे इस पूरे खत्ते की ट्रेडिशन है, तो हमने उसको सेलिब्रेट करने के लिए ख़ास तौर पे अपनी यूथ, क्योंकि हमारा जो बच्चा है हम चाहते हैं कि वो अपनी रूट्स के साथ रहे। कभी कभी डर लगता है ना कि इतनी इनोवेशन हो गई, मॉडर्निज्म आ गया कि कहीं शायद रूट से पीछे ना हो जाए। फिर जब इस तरह के फेस्टिवल आते हैं और आपकी पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है तो कहीं तसल्ली भी रहती है कि नहीं, अभी भी यूथ जो है वो जुड़ी हुई है अपनी रूट्स के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ज़रिया इब्लाग की पिछले 20-25 साल में जिस तेज़ी के साथ ज़रिया इब्लाग जो है वो बढ़ा है और दुनिया जो है वो सिमटना शुरू हुई है जी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी मैं समझता हूँ कि एक यलगार है कि द होल वर्ल्ड इज़ इन ऑन योर फिंगर टिप्स। ऐसे एटमॉस्फेयर में और ऐसे मौसम में मैं कहता हूँ कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारी जो यूथ है दे नो व्हाट दे आर। यानी कि आज पंजाब का बच्चा जो है, जो ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़्यादा स्कूलों में जाता है, वो अपनी मादरी ज़ुबान पंजाबी नहीं बोलता। वो अगर मादरी ज़ुबान पंजाबी बोले तो टीचर उसको डांटती हैं, यू नो। ये क्या वजह है? मैं हमेशा ये सोचता था कि वाई, कि आप मदर टंग को इस तरीके से शन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारी दूसरी बड़ी ज़ुबान है, लेकिन हमारी जो अपनी ज़ुबानें हैं, जो हमारी अपनी मादरी ज़ुबानें हैं, हम किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे उसके अंदर, ख्वाह वो पंजाबी है, ख्वाह वो बलूची है, ख्वाह वो पश्तो है या सिंधी ज़ुबान है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो अपनी ज़ुबान में जो चीज़ है वो सबसे तेज़ी से समझेगा बिल्कुल। और सीखेगा। सो इसमें ज़ुबान का, इसमें तहज़ीब का, इसमें हमारे फोक कल्चर का और हमारी ट्रेडिशंस का सब सूफ़ी थॉट में आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती जो है जी। उसे ये सूफी इज़म कहा जाता है और जी। उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना एक बहुत बड़ी बात भी है। सो अगर थोड़ी सी थिएटर हिस्ट्री की भी बात करें, ट्रेंड सेटर कहा जाता है रफ़ी पीर थिएटर ग्रुप को कि फेस्टिवल्स का एक ट्रेंड सेट किया। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल की, तो इट वाज अ ह्यूज फेस्टिवल जिसमें पूरे दुनिया से लोग परफॉर्म करने आते थे और पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं, पूरे पंजाब से लोग उसमें दिलचस्पी जाहिर करते थे। 500-600 परफॉर्मर्स। आई रिमेंबर मैंने 2 साल तक वॉलंटियर किया लेकिन जी अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान से ही 225, 26, 30, 50, 250 लोग आते थे बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान से। मैंने तो कई दफ़ा हिंदुस्तान में जाके इसकी मिसाल दी थी, बल्कि मुझसे एक दफ़ा एक क्वेश्चन हुआ मीडिया पे, तो उन्होंने कहा कि जी कितनी अजीब बात है कि आप इधर एंजॉय कर रहे हैं, हिंदुस्तान में परफॉर्म करने के लिए आपको बुलाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो इंडियन आर्टिस्ट है वो पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये बात गलत है, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। मेरे फेस्टिवल्स में हिंदुस्तान से तकरीबन आज तक 5-6 हज़ार आर्टिस्ट आके परफॉर्म करके जा चुका है। तो दे वर शॉक्ड एंड आई टोल्ड देम कि हिंदुस्तान में आप ये मिसाल मुझे नहीं दे सकते कि आपके एक फेस्टिवल में 200 से ऊपर पाकिस्तानी परफॉर्मर्स जो हैं आके परफॉर्म कर रहे हैं जी। एनीवेज, ये फेस्टिवल की अपनी एक रवायत थी, इसकी अपनी एक रेपुटेशन डेवलप हुई थी और ये दुनिया के 4 बड़े फेस्टिवल्स में इसका शुमार था जी। 2008 में अनफॉर्चुनेटली तब से अब तक वो बड़े लेवल पे हम नहीं कर पाए क्योंकि वो जो ऐसे हमें डराने के लिए कुछ धमाके शमाके किए गए थे की वजह से। जी तो फिर दुनिया भी बदल रही है, क्योंकि मैं नहीं समझता शायद हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं या हुकूमत जो है अभी कल्चर की तरफ उनकी कंसंट्रेशन नहीं है ज़्यादा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमें तो इसके अलावा और कोई काम करना आता नहीं है और शायद एंड हम लाहौरी एज पाकिस्तानी वी आर ग्रेटफुल कि वाकई आपको इसके अलावा कोई काम नहीं आता, क्योंकि ये काम जब आप करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। यकीन करें कि वो तमाम चीज़ें, वो जो एक क्रिज्मा सा आ जाता है जब आप सूफ़ी फेस्टिवल अटेंड करते हैं, आप उस दौर में जाकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो एक एसेट होता है जो यंगस्टर्स के लिए शायद बहुत ज़रूरी है। वो कनेक्टिविटी अपनी रूट्स के साथ बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे सूफ़ी फेस्टिवल 2017 की, जो अभी रिसेंटली होने जा रहा है 11 और 12 फरवरी को। लाहौरियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ कल्चर को भी देख सकेंगे। और उस्मान साहब, बहुत कम ज़राए और मौके रह गए जहाँ पर हम इंजॉय कर सकें, जहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम आउट निकाल सकें अपनी डिप्रेस लाइफ से। अब ये एक फेस्टिवल जब होने जा रहा है तो तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची और क्या क्या लाहौरियों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट, क्योंकि लोग आएंगे इसमें इसको एंजॉय करेंगे, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां बहुत एक तो एम्बियंस, क्योंकि आई पर्सनली फील कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिस जगह पे ये चीज़ हो रही है उसको खूबसूरत बनाना, उसको खूबसूरती से सजाना। इट शुड हैव द फील ऑफ अ फेस्टिवल कमिंग। तो एक तो वो सारा इंतज़ाम चल रहा है। फिर इसमें जो सबसे उम्दा बात है कि ये नेशनल फेस्टिवल है हमारा पाकिस्तान का। जी जी। इसमें तमाम सूबों से जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन इसमें आप समझिए कि 26, आप समझ लें कि मेन आर्टिस्ट हैं 26 2 दिन में जो परफॉर्म करेंगे, और ओवर 200 म्यूजिशियंस एंड उनके जो साथ जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले वो तकरीबन 200 सवा 200, वो समझ लीजिए आप। तो ये एक ह्यूज टास्क है, इसको इकट्ठा करना, इसको पूरे को वर्किंग आउट इसकी बनाना। और इस दफ़ा हमारे पास बहुत सारी हमारे जो यूथ के लोग हैं, जो यंग टैलेंट अब जो उभरा है अचानक, और जो जिनका सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ अब रुझान हो रहा है, वो भी इसमें शामिल हैं। यानी अली सेठी हैं और हदीका ख़यानी भी हैं, बिकॉज़ हदीका ख़यानी जो हैं वो अब एक अपना एक नया फॉर्म लेकर आ रही हैं मौसीकी की। वो तो हमेशा से ही बहुत वर्सेटाइल आर्टिस्ट रही हैं। और फिर इसमें हमारे पास बहुत उम्दा हमारे कव्वाल हैं, इसमें शेरनी आदाद हैं, इसमें रिजवान मुअज़्ज़म हैं, इसमें साईं ज़ुकूर हैं, इसमें माई दाई हैं, इसमें पख्तूनख्वा से वो हैं ज़रसांगा हैं। तो बहुत अच्छा और रिच, और बलूचिस्तान से बड़ा इसमें एलिमेंट आ रहा है परफॉर्म करने के। कितना मज़ेदार, मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान के चारों सूबे एक ही रंग में नज़र आएंगे और मुख्तलिफ कल्चर्स, क्योंकि जगह जगह पर जाकर भी तो हमारा कल्चर तो इतना रिच है कि हर जगह पर एक अपनी खूबसूरती भी होती है, तो वो एक ही छत तले जब मिलेगी तो क्या हसीन समा होगा। और वो कितना मज़ेदार। देखिए, वी आर अ वेरी आई वुड से अ वेरी लकी कंट्री कि हमें अल्लाह ताला ने इन खूबसूरत कल्चर्स से नवाजा है। वी आर अ कंट्री ऑफ दिस ग्रेट डाइवर्सिटी, और हम इस डाइवर्सिटी को हमेशा हमें चाहिए कि इसको सेलिब्रेट करते रहें, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को सेलिब्रेट करें। मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल जो है हम आहंगी, जिसमें ज़ुबान से ऊपर बात के एक दूसरे को समझने के लिए, कि बलूचिस्तान का जो फोकलोर है या बलूचिस्तान की जो फोक दास्तानें हैं या उन वहाँ पे जो पोइट्री लिखी जाती है, पंजाब में जो है पंजाब के जो रंग हैं इसी तरह के, और जो फ्रंटियर का है और जो सिंध की ट्रेडिशंस हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये टेलीविज़न की जॉब होनी चाहिए, ख़ास तौर पे नेशनल टेलीविज़न की, कि वो सूबों को एक दूसरे से मिलाए, और सूबों को एक दूसरे से आप सिर्फ कल्चर के थ्रू या स्पोर्ट्स के थ्रू मिला सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप पॉलिटिकली नहीं मिला सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर ना सिर्फ ये एक फेस्टिवल का समा होता है, बल्कि वो जो एक इत्तेहाद की फीलिंग आती है, वो जो यकजहती नज़र आती है कि बलूचिस्तान भी अपना है और सिंध भी अपना है, KPK से भी पंजाब उतना ही क्लोज है जितना बाकी सूबों से है, तो वो एक जो यूनिटी नज़र आती है वो भी उसकी अपनी एक मिसाल है। जी, हमारे पास फेस्टिविटीज़ वैसे ही बहुत कम रह गई हैं। बिल्कुल सही। अभी हम थोड़ी देर पहले बसंत का जिक्र कर रहे थे, ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि बसंत हुआ करती थी और वो क्या समा था। मेरा तो सारा बचपन बसंत के साथ लिंक्ड है। दुनिया में ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं उनको, उनकी रवायत को कायम रखा जाता है, बल्कि इसमें ठीक है कि हमें ये समझ है कि इसकी वजह से, फेस्टिवल की वजह से लोगों ने वो एक ख़ास तौर की तंदी इस्तेमाल करना शुरू की, केमिकल डोर आना शुरू हो गई। बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ कि उनको हम रोकते, हमने अपने फेस्टिवल ही को रोक दिया। उस फेस्टिवल के रुकने से आप सोचिए कि जो हमारे काइट मेकर्स थे, ये पूरा एक जो होम ग्रोन इंडस्ट्री थी, ये सारी की सारी सफर्ड हेवीली। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता था। अब हम ये कहें कि स्पेन की एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है बुल फाइटिंग। अब स्पेन के अंदर बुल्स जो हैं वो गलियों में निकलते हैं और लोग उनके आगे से भागते हैं, और कई दफ़ा ज़ख्मी हो गए, कई दफ़ा लोग
they die also, but that's a part of their tradition. They don't stop it because कि ये तो बड़ी And खतरनाक that's चीज their है. choice if they want to run in front of the bull. That's their choice. वो रुक भी सकते हाँ, हैं. अब ये कहना कि हाँ एक बंदे की चॉइस नहीं थी, वो बेचारा अपनी मोटरसाइकिल पे अपने बच्चे के साथ जा रहा था तो वो डोर फिर गई उसके गले पे. इट्स अ ट्रेजेडी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. और इसका कोई सद्भाव होना चाहिए, इसको किसी तरीके से हल होना चाहिए कि ये चीज़ ना हो पाए. कम से कम एक रात के लिए, एक दिन, सिर्फ एक दिन की बसंत होती है. सिर्फ कम से कम एक दिन, एक रात और एक दिन अगर आप कंट्रोल कर लें, मोटरसाइकिल को कंट्रोल कर लें या उन कमबख्त लोगों को कंट्रोल कर लें जो ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही, तो ये फेस्टिवल आपका इफेक्ट ना हो. इसके साथ आपका जो हाथ से काम करने वाला इंसान जो काइट को बनाता है, ये कोई आम काम नहीं, आम आदमी नहीं बना सकता. बिल्कुल, ये एक पूरी आर्ट है. ये पूरा एक आर्ट है, ये पूरी एक ट्रेडिशन है. जैसे अभी आप बता रहे थे कि फैजान साहब जो हैं वो बाकायदा, चूंकि वो आर्टिस्ट भी हैं और पेंट उसके साथ वो जाया करते थे, डिजाइनिंग में वो काइट मेकर्स के साथ बैठ के डिजाइन करते थे काइट्स को कई दफा. और देखिए ना, हमारी फॉर इंस्टेंस पपेट एक ट्रेडिशन थी. पाट्टा खान, मुझे याद है, मैं आई ग्रो अप वाचिंग पपेट्स. जो पपेटियर आता था बाहर से, उसके पास वो कैरेक्टर्स होते थे और उसको जब आप बुक करते थे तो वो एज अ अपनी 2 पपेट्स आपके पास छोड़ जाता था, क्योंकि वो दैट वाज हाउ द शो वाज बुक्ड. आई स्टिल रिमेंबर, आई ग्रो अप लाइक दैट. और वो सारी ट्रेडिशन जो है हमारी खत्म हो गई है. पपेटियर्स को अब तो वो वुड का फेस बनाना भूल गए हैं. वो उनके बच्चे जो हैं वो वेरियस जगहों पे अंडे बेच रहे हैं या ब्रिक लेइंग कर रहे हैं. दे हैव लेफ्ट दिस आर्ट फॉर्म बिकॉज इसमें जो हमारी मॉडर्न दुनिया में एंटरटेनमेंट जो है वो आती गई और ये चीजें पीछे रहती गई, ये पीछे चले गए. लेकिन आपने इसको जिंदा रखा. और मुझे याद है कि किस तरीके से ये अब हम पपेट शो की अगर बात कर रहे हैं या ह्यूज उन जाइंट शेप्ड कैरेक्टर्स की बात करें जो नज़र आया करते थे वर्ल्ड आर्ट परफॉर्मिंग फेस्टिवल्स में या इस तरह के फेस्टिवल में, कि अगर अभी भी हम फिरूज चले जाएं तो वहाँ पर भी वो जो एक फेस्टिवल जब मनाया जाता है या कोई सेलिब्रेशन चल रही होती हैं तो वहाँ नज़र आते हैं, तो बच्चे इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं. और ये चीज़ें कहीं मॉडर्न वर्ल्ड में नज़र आया करती हैं, उनकी परेड में, उनकी चीज़ों में, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ कहीं बहुत पीछे. जब हम म्यूजियम बना रहे थे पपेट्री का, क्योंकि हमारे पास एक कलेक्शन थी पूरी दुनिया से पुतलियों की, so we wanted to make a museum. तो म्यूजियम ऑफ पपेट्री माशाल्लाह इस वक्त 3rd लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ पपेट्री इन द वर्ल्ड है. और उसका कोई टिकट नहीं है. और तकरीबन हर रोज 100-150 बच्चा जो है वो उसको विजिट करता है. You know, children are even coming from Jhelum, children are coming from Faisalabad, children are coming from far-flung cities also to enjoy that. हमने बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेटली यूथ और बच्चों के लिए कुछ नहीं किया. कुछ नहीं रहा. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे. नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे. उस्मान पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम सूफ़ी फेस्टिवल की बात कर रहे हैं. उस्मान साहब, थोड़ा सा मैं सूफ़ी म्यूज़िक के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन को भी टच करना चाहूँगी. जैसे अभी हम फुटेजेस भी दिखा रहे थे लाहौरियों को, पिछले जितने भी फेस्टिवल हुए, और अब 2017 का तो हम देखेंगे जो 16th उसकी एपिसोड होगी जो कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह. प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है जिसमें वो लाइट्स और वो जो एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है ताकि आप उस क्रिज्मा में, उस चीज़ में जा सको. That's very important. इस वक्त एक्चुअली वही दिन रात काम हो रहा है. You know, we are building up the lights, we are building up जो बिल्डिंग है उसको सजाया जा रहा है बिल्कुल दुल्हन की तरह. You know, it's going to be lit up. और फिर साउंड चेक्स चल रहे हैं वहाँ पे. लाइट्स जो थिएट्रिकल लाइट्स हैं वो इंस्टॉल की जा रही हैं. सो वी हैव अ राइट इम्पैक्ट, ताकि जितनी खूबसूरती उस कलाम में है उसको हम उसी खूबसूरती से पेश करें लोगों के लिए. और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है. एंड आई थिंक जब आपने यंगस्टर्स को कैटर करना होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा मॉडर्न वर्ड को भी साथ लेकर चलना होता है. जी जी. इस चीज़ का कितना ख्याल रखा जाता है और क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप जो यंगस्टर्स इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं और वो आना चाहें तो उनके लिए? इसमें मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ. इन वन ऑफ आवर फेस्टिवल, जो हमारा बड़ा फेस्टिवल होता था, उसमें वन ऑफ द इवनिंग्स हमने सोचा कि हम क्लासिकल मौसीकी की रात रखते हैं, प्योर क्लासिकल मौसीकी की रात. और मुझको बहुत सदमा हुआ कि उसको उतने लोग देखने नहीं आए. हालांकि पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े नामी ग्रामी उस्ताद जो पूरे पाकिस्तान से हमने जमा किए थे एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे. 6-7 साल के बाद
हर साल हम वो करते रहे, फेस्टिवल में एक शाम उनकी ज़रूर देते क्लासिकल रहे। नाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता open डेवलप air होनी theatre शुरू में हुई, वो हुआ आहिस्ता करती आहिस्ता थी। डेवलप होनी शुरू हुई। और फिर मुझे वो दिन नहीं भूलता कि जब 5,500 बच्चा ऑडियंस क्लासिकल मौसीकी सुनने के लिए बैठा था। जी सीटें नहीं थी तो सीढ़ियों पे बैठे थे, यू नो। और उस्ताद गुलाम हुसैन शगन साहब जब अपनी परफॉर्मेंस देकर बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे कहा, पीर जी ये आपने क्या किया? पीर जी आपने काम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया, क्योंकि क्लासिकल मौसीकी जो है वो बड़ी लिमिटेड ऑडियंस, नहीं, एक तो लिमिटेड ऑडियंस और वो क्लोज रेंज सिचुएशन है, लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ लाइक अ रॉक स्टार दे वर परफॉर्मिंग। मतलब ये वो था कि हम जब तक इनको अपने बच्चों को चांस नहीं देंगे कि वो आके इसको समझ पाएं, देख पाएं, अंडरस्टैंड। बिल्कुल। नाउ आई पर्सनली फील कि हमारा जो बच्चा है वो मौसीकी को समझने लगा है। इस मुल्क में मौसीकी के स्कूल नहीं थे, उसके बावजूद आप देखें कि कितने यंगस्टर्स ने मौसीकी के अंदर बिल्कुल जैसा भी काम नाम किया है, बनाया। कैसा नाम बनाया, खुद अपनी पोइट्री लिखी, इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजाने सीखे, यू नो, विच इज़ रिमार्केबल। बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी तो हमारे पाकिस्तान में ख़त्म है। टैलेंट है तो फिर आप ट्राई करते हैं और वही अगर आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर क्या ही बात होगी। गवर्नमेंट का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, जैसे कल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट आपके ख्याल में क्या किरदार अदा करती है? आई थिंक गवर्नमेंट इज़ सिंसियर इन दैट। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी इस सिलसिले में दो एक दफ़ा बात हुई है, एंड ही is very ready to help the cultural scene in Punjab at least. लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नेक नियति जो है उसमें हमें शक नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत जब ये कोई फंड भी करे और ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करे कि एक मुख्तसस करे, एक फंड कोर करती रही है, उसको उसका इस्तेमाल सही नहीं होता। यू नो, दे डोंट हैव द डूअर्स। ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, टीम जो है ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है जी। ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो निचले तबके में उधर काम कर रहे हैं, ये उनका काम नहीं है टू रन द शोज। गवर्नमेंट इज अ फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट इज नेवर अ डूअर। गवर्नमेंट शुड क्रिएट द फैसिलिटी एंड लेट द डूअर्स कम एंड डू देयर जॉब। बिल्कुल ठीक। और उस्मान साहब, इतना मज़ा आ रहा था इस फेस्टिवल के बारे में बात करके, आपसे बातें करके, लेकिन हम हमेशा वक्त के कैदी रहते हैं और वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरे पास। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गुड लक फॉर दिस फेस्टिवल, एंड आई रियली होप कि हर साल की तरह ये हमेशा और ग्रो करे और आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पाकिस्तानियों के लिए पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you for your network to support this festival. हम हमेशा लाहौरियों की आवाज़ बनते रहते हैं और जहाँ पर भी लाहौरियों के लिए कोई काम हो, सिटी 42 पीछे रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो नाज़रीन, टाइम मुसलसल मुझे बताया जा रहा है कि ख़त्म हो गया, तो मैं आपसे इजाज़त लूँगी। 11 और 12 फरवरी को अलहम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में फेस्टिवल होने जा रहा है। ये सूफ़ी फेस्टिवल ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और देखिएगा कि क्या क्रिस्मा, क्या इंजॉयमेंट होती है वहाँ पर। इजाज़त दीजिएगा, कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।